Now I am requesting our acharyas and the speakers for the next session to be on the stage, please. So I'll start with Acharya Ashish Darshanacharya ji, who is the Acharya at Atmannati Center. He's a spiritual guide as well, practitioner too. Acharya Ashish ji to please come on the stage. Acharya Sheetal ji to come on the stage as well. They can take their seats too. Along with them, I'll request distinguished guests from Delhi team, Shri Virendra Sardana ji, कर्नल रमेश मदान जी, श्री अजय सहगल जी, श्री वर्तिका आर्य जी, श्री अजय कालरा जी इज बिजी बट आई एम इनवाइटिंग हिम, श्री विजय कपूर जी. इफ एनी ऑफ यू आर हियर प्लीज आप मंच पर आ जाइएगा और अपना स्थान ग्रहण करिएगा. एंड योगेश जी और सुधीर जी आप भी ऊपर रहेंगे थोड़ा सहयोग के लिए. आचार्य विद्वान जो आ रहे हैं उनको आप सीटिंग कर दें. सुधीर जी आप भी ऊपर आ जाएंगे. हमारे साथी जो संचालक रहेंगे सुधीर बेलानी जी हमारे साथ रहेंगे, और पहले वाले जो संजय सूद जी थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, योगेश जी को भी. पर इस मंच पर इनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो सुधीर जी और योगेश जी आप रहेंगे यहाँ पर. देन आई एम रिक्वेस्टिंग किरण सदगुरु जी टू बी ऑन द स्टेज, श्री सुरेंद्र महाबली जी, श्री प्रदीप सूद जी टू बी ऑन द स्टेज एज वेल. Didi Sushma Sharma ji from MDH, if she can be on the stage as well, she is going to be the chief guest today. Shri Dr. B. Rambilas ji from South Africa to be on the stage as well. He is going to be the chairperson for this session today. And for Ashirvad, I am going to request Swami Vedanand ji Saraswati to be on the stage as well today. Acharya Vachonidhi ji for the vote of thanks to be on the stage too. So I am requesting all the Acharyajis to please come on the right hand side, and other people else also to come on the left hand side please. कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सभी को जैसे हमने निमंत्रित किया है. किरण सदगुरु जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, सुरेंद्र महाबली जी, प्रदीप सूद जी, कमलानंद करेल जी, सुरेंद्र कुमार रास बिहारी जी एंड श्रीमती ममता आर्य जी. आप सुरेंद्र जी आप इधर से आ सकते हैं, प्लीज कम फ्रॉम दिस साइड. किरण जी आप प्लीज कम फ्रॉम दिस वे, आइए प्लीज. तो मंच विद्वानों से, वक्ताओं से, आचार्यों से शोभा देता है, तो आप सब लोग जो जो इस मंच में बोलने वाले हैं कृपया ऊपर पधारेंगे. आदरणीय स्वामी वेदानंद जी आप भी प्लीज पधारिएगा. So we will have to curtail this session little bit, so we will readjust some of the speakers in the later one, but to accommodate the schedule of Acharya Devraj ji, we are trying to make sure that everything is aligned well. पार कर असंख्य योनियों का सिलसिला, देख मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला. पार कर असंख्य योनियों का सिलसिला, देख मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला. ये मिला है पुण्य के सुयोगों से, है अनोखा फूल ये न धूल में मिला. पार कर असंख्य योनियों का सिलसिला, देख मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला. तेरे तन में बसी ये सांसें तेरी, अरे ये घट रही है हर पल घड़ी. हो ये है अनमोल इन्हें व्यर्थ ना गवा. कर ले कुछ धर्म कर्म पुण्य ने कमा. पुण्य का पुष्प जो अभी नहीं खिला, क्या पता फिर से ये तन या ना. पार कर संख्य योनियों का सिलसिला, देख मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला. मुक्ति और बंध का कारण है तेरा मन, होवे संकल्प इसके शुभ तू कर जतन. ज्ञान और तप की शक्तियों को शोध कर, चित्त की वृत्तियों का तू निरोध कर. मुक्ति पंथ पर अगर तू अब नहीं चला, तो जन्म मरण का न रुकेगा ये सिलसिला. पार कर असंख्य योनियों का सिलसिला, देख मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला. ये मिला है पुण्य के सुयोगों से, अनोखा फूल ये में मिला. पार
ये योनियों का सिलसिला मनुज तन ये बड़े पुण्य से मिला। ओम। आपकी आवाज इतनी सुरीली है कि माइक ने उसको रोक, हम क्षमा चाहते हैं जी। धन्यवाद। मैं कर रहा हूं। बंधुओं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से जोश में आ जाएं और तालियों द्वारा कैथरीन जी का अभिनंदन करें कि उन्होंने बड़ा सुरीला भजन गाया। इसके बीच में मैं एक बार और चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमारे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किरण सदगुरु जी यहाँ पर हैं, सुरेन महाबली जी यहाँ पर हैं, प्रदीप सूद जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, प्रेसिडेंट आर्य समाज साउथ अफ्रीका, अगर वो सुन रहे हैं तो आप मंच पे आ जाएं कृपया। पंडित कमलानंद कैरई फ्रॉम जेक रिपब्लिक, अगर इफ़ यू आर हियरिंग मी प्लीज़ कम फॉरवर्ड, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। And Shri Surendra Kumar Ras Bihari ji from UK, if you are hearing me, please come on the stage. Now we got Shri Mati Mamta Arya ji. Thank you. तो अभी हम नॉट ज़्यादा डिले नहीं करते हुए यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। बिफोर वी स्टार्ट कि हम उनको बुलाना शुरू करें, मैं एक बार फिर रिमाइंड करता हूँ आप सबको, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं, please be precise, be on the topic, don't go too much for the protocol. You protocol observe, आपका इससे काम चल जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं समय को स्पेसिफिकली हम चर्चा में और अपने वक्तव्यों में कि हमको क्या करना चाहिए, हम उस विषय पे बात करें। इसके दो पिलर हम बात कर रहे हैं आज। स्ट्रेटेजी पिलर 1 which is education and training, and strategy pillar 5 youth and community. They are too much connected with each other, education and training as well as youth and community. That's why we are talking about those two pillars, so that we can get some guidelines and inspiration that what can be done, what would be done in coming years. So first of all, I call upon Pandit Kiran Sadguru ji, President Arya Samaj South Africa. Please come on the dais and tell us what you got for us in those, about those two pillars. Thank you. Prem Namaste. Excuse me. All protocol observed. We have a limited time, so as our PD or program director mentioned, that we have two important facets of Arya Samaj, and that is youth, youth empowerment, youth development and education. I think just to give you a little insight, I come from South Africa, where the Arya Samaj has been in existence for 116 years, but officially 100 years. And we have developed over a period of time a very strong educational support base for our Arya Samaj centers and for our community. We did have a very vibrant youth grouping in terms of the Aryan Youth League, but with time we have experienced the Youth League going down and down and down. So that is a challenge for us at this very moment. But I think what we need to look at, and as our program director mentioned, we need to start looking at what is it that we need to start working towards making our Samaj centers successful. So the first one I would like to just look at is that a vision statement is to cultivate a global awareness, social responsibility and spiritual grounded generation through Vedic education, leadership training and community development, rooted in the principles of truth, knowledge and service as envisioned by Maharishi Swami Dayanand. So the Arya Samaj believes that education is the foundation for both personal transformation and social reform. The movement stands upon Maharishi Dayanand Saraswati's call to uplift humanity through knowledge and the principles of Trinvantu Vishwam Aryam, and let us make the world noble. I have a few strategic goals that I would like to share. And the goal one is
Firstly, to establish a global Arya educational network. A global Arya Samaj Educational Council to connect all Arya Samaj centers, gurukuls and training institutions worldwide. Where the headquarters will be, obviously we could look at that, but it could be centered in a Western country or in India. We need to look at standardized Vedic curriculum, integrating Sanskrit, ethics and civil leadership. We need to look at the digital learning platforms for global online Vedic education, teacher and priest training following the successful model of our Arya Samaj South Africa School of Vedic Studies. The second goal that we should look at is youth leadership and mentorship development. Again, looking at it at an international level, we should form an Arya Global Youth Academy, which is an international youth leadership and civic training initiative. We should look at mentorship networks connecting senior Arya leaders and youth ambassadors for global representation, and leadership camps modeled on the youth league that we used to have in South Africa. The third goal I suggest is that we should look at community empowerment through education, adult education and life skill programs inspired by Arya Samaj South Africa's community work. You just heard one of our Swamis speak. Women empowerment following the example of the South African women priests and leaders. Community resource centers linking our yajnas, our seva and upliftment programs. Our goal 4 is for global collaboration and outreach. We should look at inter-Arya exchange programs inspired by, for example, a South Africa, Australia, New Zealand, or a South Africa, Kenya, Mauritius, East Africa collaboration. Partnerships with educational and faith institutions. We need to promote Arya Samaj messages through global and cultural diplomacy. And one of it that works is to work with the Indian consulates in your country. And that works very effective for us in South Africa. So let's look at some of our success stories that we could help generate some sort of movement internationally and for the Arya Samaj Sammelan. The School of Vedic Studies, which is a structured priest and leadership training program that we have. We have a women's empowerment and priesthood, women officiating yajnas and leading educational institutions. We have to look at an educational outreach for schools, bursaries, community feeding, and one of the most nefarious things that's affecting our society is called gender-based violence. Centenary celebrations like the Sammelan is something that brings us together, and this is something that we should be looking at more often. So a century of Arya Samaj South Africa's inspiration and renewal, we are celebrating 100 years, 150 years internationally. But I think with a global network that we have, we could bring people together as youth, as women, as priests in different formats on a regular basis at different centers. So let's look at evaluation and sustainability. We need, as I mentioned, we need to look at an annual global education and youth program. We need independent reviews and transparency panels. Arya Samaj Global Education Fund should be considered for scholarships and teacher training. We should look at local empowerment through self-sustaining education projects. And the expected outcomes from this is that we will have a global network of educated, ethical Aryan youth. We will have worldwide visibility of Arya Samaj as a reform movement. We will have empowered women and communities leading with dharma. We will have sustainable legacy of Vedic learning and civic responsibility. And the reason we are saying let's talk global, because when we go back from here, when we go back from India, we are going to go back to our cocoons and we're going to continue living the way we are living and doing the same thing over and over. So let's make a decision here and now
that when we leave the shores of India, that we are going to start working at a global level. Education and training remains the lifeblood of Arya Samaj's mission. By aligning traditional wisdom with modern systems and learning from our South African experience, I would suggest that the global Arya Samaj can nurture a new generation of Vedic scholars, social reformers, and dharmic leaders. I thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली द्वारा आप उनका स्वागत कीजिए। देखिए, ये बहुत आसान होता है एमसी के लिए उनको टाइम कम देना, या जो भी हमारे डिसाइड किया है, जिन लोगों ने भी डिसाइड किया है। बट रेस्ट एश्योर, मैं सबसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये हमारी इच्छा नहीं है कि आपको रोकें, परंतु समय की सीमा और नंबर ऑफ पीपल वी हैव टू एंटरटेन, वी हैव टू गिव देम, एक्चुअली बोनस हमको मजबूर करता है कि हम आपको थोड़ा सा आग्रह करें, आपसे रिक्वेस्ट करें। हम आपको सुनना चाहते हैं, सबको ही सुनना चाहते हैं, परंतु बहुत लोगों की होने की वजह से इस सम्मेलन में हम आपसे पहले ही क्षमा मांगते हुए मैं अब आगे बुलाना चाहता हूं श्री सुरेन महाबली जी को। हमारे महाबली जी तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कितने बली हैं, और हमारे प्रेसिडेंट हैं नीदरलैंड आर्य समाज के। तो मैं चाहता हूं कि नीदरलैंड आर्य समाज के लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री सुरेन महाबली जी, आप उनका तालियों द्वारा स्वागत करें। महाबली जी। सभी को, सभी महानुभावों को सादर नमस्ते। नीदरलैंड के प्रतिनिधि आर्य समाज फासनेट की ओर से। देखिए, अगर हम नेदरलैंड्स के आर्य समाज और आर्य समाजियों की जब हम बात करें तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो हॉलैंड में रहते हैं, हमसे और सूरीनाम के आर्य समाज से एक अटूट बंधन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते कि आर्य समाज की शुरुआत सूरीनाम में जब हुई 1911 में, जब भाई परमानंद वहाँ पर आर्य समाज का प्रचार करना आए, तो वहाँ से उनके प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग आर्य समाज के अनुयायी बने और वही आर्य समाजी फिर हॉलैंड में आए 1960 के लगभग। तो तब से हम हॉलैंड में आर्य समाज के काम कर रहे हैं और यूथ से जो युवाओं हैं उनके साथ भी हम काम करने हैं। सूरीनाम में तो बहुत से स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, हिंदू स्कूल माने आर्य समाजी स्कूल, और हाई स्कूल भी है। हॉलैंड में अभी हम स्कूल नहीं बना सके, हमने कोशिश की बहुत साल पहले, लेकिन अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। फिर भी हम ये करते हैं कि वीकेंड्स में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी, म्यूज़िक, संस्कृत और योग इत्यादि। हम ये देखते हैं कि हमारे युवाओं जो है, हमारे युवा वो इंटरनेट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो हमें ये भी पता चलता है कि इंटरनेट पर आप जब गूगल करें तो कितने इन्फॉर्मेशन आते हैं, और चाहे भी आप कुछ वैदिक टॉपिक्स पर आप जो उस पर खोजबीन करें तो कितने इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो हमारे आर्य समाज की विचारधारा से अलग है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमें इंटरनेट पे ऐसे इन्फॉर्मेशन धरना चाहते, एक स्पेशल चैनल पर जहां पर वो इन्फॉर्मेशन आए जो आर्य समाज के विचारधाराओं से मिलते होंगे। तो यही हम कहना चाहते हैं। इस पर हमें पूरी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि हम जब आर्य समाज के वैदिक धर्म के, वैदिक सनातन धर्म के जब हम पूरी तरह से जानकारी चाहें तो एक ही चैनल द्वारा
या तो यूट्यूब हो, या तो फेसबुक हो, या तो वेबसाइट हो, वहाँ पर हमें मिलें, और ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लेकिन और भाषाओं में। इतने कह करके आपसे बहुत बहुत हम आभार चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। अपनी समय सीमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए महाबली जी ने जो ये वक्तव्य बड़े सारगर्भित ढंग से पूरा किया है, मैं चाहता हूँ एक बार तालियों द्वारा उनका स्वागत कीजिए। बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके पास बहुत कुछ कहने के हो और आपको समय में बात दिया जाए और आप समय में बंद कर अपनी बात को कह सकें, तो महाबली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजन के लिए हमारे पास अभी यहाँ पे आर्य समाज मॉरिशस या आर्य समाज और साउथ अफ्रीका से कोई व्यक्ति हो तो अपना हाथ खड़ा करें। आर्य समाज मॉरिशस से और साउथ अफ्रीका से नहीं है यहाँ पर। चलिए, आप हैं, आप भजन बोल सकते हैं, आप आ जाइए ऊपर। हाँ जी, नहीं, जो लिस्टेड है मैं उन्हीं को बुलाऊंगा। धन्यवाद आपका। मैं आर्य समाज मॉरिशस से आ रही हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। महामहिम राजपाल जी, मैं आई कैन सी दैट ही इज एंटरिंग द हॉल नाउ। व्हाइल ही इज एंटरिंग द हॉल, इट इज आवर डिलाइटफुल मोमेंट्स दैट राजपाल जी हमारे बीच में पधार रहे हैं, और इस बीच में चाहता हूँ कि आप आइए भजन अपना कंटिन्यू करें। राज्यपाल जी का स्वागत करते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आर्य समाज मॉरिशस से भजन के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, सॉरी, माय अपॉलॉजी, साउथ अफ्रीका से। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। हुआ उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कतनी में कोयल का चहक है, जिसकी कतनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंद्र चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत न लागे, बुरी संगत की रंगत न लागे। सत्संग में जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबके चाहे। नहीं जिससे घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नमस्ते। आर्य समाज साउथ अफ्रीका से इन दोनों महानुभावों का एक बार विशेष करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
जैसा कि विश्रुत जी ने हमको पहले सूचित किया था, आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम डॉक्टर देवव्रत जी हमारे बीच में हैं। मैं विश्रुत जी से प्रार्थना करता हूं कि आगे की कार्यवाही वो शुरू करें। आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय एस.के. आर्य जी, आपका विदेशियों द्वारा आयोजित इस सभा में हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग आचार्य जी का और एस.के. आर्य जी का करताल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। सभी लोग आचार्य जी का। और आचार्य जी और एस.के. आर्य जी, ये सभा विद्वानों से भी सुशोभित है। हमारे बीच में वैदिक धर्म के प्रखर समर्थक और पोषक सब्जी भाई ढोलकिया जी भी प्रस्तुत आए हुए हैं। ढोलकिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों महानुभावों का एक बार करताल ध्वनि से हम सभी लोग स्वागत करेंगे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। इस सम्मेलन के आयोजन में आपका तीनों का बहुत ही अधिक योगदान है। आचार्य देवव्रत जी की दृष्टि है, विजन है, मार्गदर्शन है। आदरणीय आर्य जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है और ऐसे ही आदरणीय ढोलकिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और नॉट ओनली सम्मेलन, पूरे वर्ष और अनंत वर्षों तक इन लोगों का आर्य समाज वैदिक धर्म के लिए जो समर्पण है वो अमूल्य है, अतुल्य है और प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। और आचार्य देवव्रत जी हमारे लिए तो आचार्य ही हैं, क्योंकि हमने बचपन से उनको एक वैदिक धर्म के आचार्य के तौर पर देखा है, तो वैसा ही भाव उनके लिए उत्पन्न होता है। और उन्हीं के साथ साथ ये सभा जो मंच पर हमारे विराजमान है, पूज्य स्वामी वेदानंद जी सरस्वती साउथ अफ्रीका, उनसे भी सुशोभित है। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय आचार्य दर्शनाचार्य जी जो आत्मोन्नति सेंटर चला रहे हैं जींद के अंदर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हैं। और आचार्य शीतल जी रोजर गुजरात से, आपकी उपस्थिति से भी हम सम्मानित हैं। और मेरे लेफ्ट में मल्टीपल कंट्रीज से पधारे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर उपस्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, कीनिया से, दुबई से और ऑफ कोर्स अमेरिका से। तो इन सब का भी आपकी तरफ से एक अभिनंदन हम कर देते हैं सभी का। तो आचार्य जी, आपकी जानकारी के लिए हम लगभग 35 से अधिक देश यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 800 लोग, जितना मुझे जानकारी है, विदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो 4 सत्रों की श्रृंखला है आचार्य जी, इसको हमने वैश्विक दृष्टि ऑफ आर्य समाज 2050 बियॉन्ड और बियॉन्ड, मतलब हमारी अगले 25 से 50 वर्ष की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस विषय पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। हमारा लक्ष्य ये है कि आचार्य जी, इन चर्चाओं के बाद हम एक कार्य योजना लेकर के आएँ जो टाइम बाउंड हो, और उस कार्य योजना पर हम लोग टीम बना करके कार्य को मूर्त रूप दे सकें, ताकि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक आर्य समाज की विशिष्ट नींव बना सकें। ऐसा एक लक्ष्य रहेगा। और मैडम राज्यपाल श्री भी आई हुई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने व्यस्त समय में से आप पधारी हैं। तो मुझे लगता है कि बिना समय गंवाए मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हम सबको थोड़ा आशीर्वाद और शुभकामना, सभी को संदेश आपका देंगे तो अच्छा रहेगा। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी, प्लीज आइएगा। एक बार पुनः करताल ध्वनि से आचार्य जी का स्वागत हम करेंगे। ओम। मंच पर उपस्थित आर्य समाज के नेता और हम सब के मार्गदर्शक, इस सारे मिशन में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे श्री एस.के. आर्य जी, और गुजरात से हमारे बीच में अभी पधारे हैं पद्मश्री श्री सब्जी भाई ढोलकिया जी। आप हीरा किंग हैं और समाज के कल्याण के कार्यों में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं क्योंकि गुजरात में हूँ, इनके कार्यों को देखता हूँ। इन्होंने एक सूखी नदी, उसको दोबारा जिंदा करने का काम किया है। और इनका जो पैतृक गांव है वो
और उसके इलाके के लोग अपने गांव छोड़कर वहां से निकल गए, क्योंकि पानी का इतना अभाव था। लेकिन सब्जी भाई ने अपना उद्योग स्थापित किया और उसका बहुत बड़ा दान और फंड दे करके उस सूखी नदी पर सैकड़ों तालाब बनाए और वर्षा जल को वहां पर इतने विशाल स्तर पर खड़ा किया है कि आसपास के 35 गांव, जिनमें जल दोबारा भूमिगत जल ऊपर आ गया और वहां सभी किसान दोबारा आबाद हो गए। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम इस परिवार के द्वारा चलते हैं। हमारे बीच में उपस्थित उनका अभिनंदन। मंच पर आदरणीय विद्वज्जन और बहुत ही सम्मानित भारतवंशी जो दुनिया के लगभग 35 देशों से यहाँ पर पधारे हैं, पूरा भारतवर्ष का आर्य समाज आप सबका हृदय से इस आर्य महासम्मेलन में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप वो लोग हैं जिन्होंने आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचार को अलग अलग देशों में जाकर जिंदा रखने का काम ही नहीं किया, अपितु वहां आर्य समाजों की स्थापना की, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और आर्य समाज ऋषि दयानंद की विचारधारा को जहां जहां भी जिन जिन देशों में आप रहे उस विचार को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए पूरा आर्य जगत आप सभी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन और आपकी इस विचारधारा के प्रति हृदय से गदगद है। और हम इस बात को जानते हैं कि बाहर के देशों में जिंदगी बहुत गति से चलती है, आप पर समय का बड़ा अभाव होता है और आजकल महंगाई का भी युग जरूर है। ऐसे काल में आपने 8-10 दिन अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके आप केवल और केवल आर्य समाज और ऋषि दयानंद के मिशन के समर्थन में और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की सोच के साथ सब भाई बंधु यहाँ पर पधारे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और पुनः स्वागत करते हैं। अगले इन 4 दिनों में देश के बड़े बड़े विद्वान, मनीषी और चिंतक, जिन सब के विचार भी सुनने का अवसर मिलेगा और उसी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल दोपहर हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। वो भी देश की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आप जो विदेशों में लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से इस बात को जानते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया में भारत की विचारधारा को जिस प्रकार से बढ़ाया और विदेशों में जो भारतवंशी रहते हैं उनको भी अनुभव में आया है कि जहां जहां भी दुनिया में हम रह रहे हैं अब भारत के लोगों का सम्मान बहुत बढ़ रहा है और उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कल हमारे बीच में होंगे और एक ऐसा वैदिक और भारतीय जीवन मूल्यों का मजबूत प्रहरी योगी आदित्यनाथ जी के रूप में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी सम्मेलन में
और पहले भी कार्यक्रमों में आते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कार्यक्रम की श्रृंखला प्रारंभ हुई तो इसका शुभ आरंभ भी उनके द्वारा हुआ था। टंकारा में महर्षि दयानंद की जन्म स्थली पर अब तक का सबसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ। उसमें भारत की राष्ट्रपति पहुंची, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस कार्यक्रम को संबोधित किया और इसी कार्यक्रम में एक दिन माननीय अमित शाह जी भी हमारे बीच में 2 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो आप और हम सब इस 4 दिन के कार्यक्रम में विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, जैसे विश्रुत भाई ने अभी कहा कि अगली कार्य योजना, ऐसी कार्य योजना के कुछ मुद्दों को लेकर हम मिलकर के विश्व कल्याण के कार्यों को करें, जिससे ऋषि दयानंद, आर्य समाज और वेद का प्रचार जन जन तक और विश्व में फैले। ये सब बिंदुओं पर चर्चा आने वाले कार्यक्रमों में हमारे बीच में होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि आप जो इतनी दूर से चल करके आए हैं, उससे एक नई प्रेरणा इस महासम्मेलन के माध्यम से हम सबको मिलने वाली है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। और उन सब चीज को लेकर हम सब मिल करके कृणवंतो विश्व मारियम का भाव जन मानस तक और विश्व में फैले, इस सोच पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम सभी की आशा है कि हम लोग मिल करके आर्य समाज की एक अच्छी सुदृढ़ नींव को बनाने में अपना योगदान देंगे। आपकी प्रेरणा, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका संबल हमेशा सदैव हमारे साथ बना रहे, इसी आशा के साथ। और हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कर्तव्य एक आर्य होने के नाते हम सदैव करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बार आचार्य देवव्रत जी के लिए हम सब लोग करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। अब मैं, जिनका आचार्य जी ने भी चर्चा की, हमारे आदरणीय सब्जी भाई ढोलकिया जी, जो एक आर्य समाज वैदिक धर्म के मजबूत स्तंभ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो विदेश से आए हुए साथी हैं, सब वैदिक धर्मी हैं, आर्य समाज के महर्षि दयानंद के मार्ग पर चलने वाले हैं। उन सब का आप भी एक बार उनको संदेश दें, अपनी प्रेरणा से उनको उत्साहित करें। आदरणीय ढोलकिया जी, 2 मिनट के लिए आप आइए जी, प्लीज आइए। करताल ध्वनि से इनका स्वागत हम करेंगे। आचार्य जी हमारे गुरु है, हमारे गुजरात के गवर्नर है, हमारा वर्क प्लेस है बॉम्बे, वहाँ का भी गवर्नर है। इसके बाद संबोधन करना अविवेक है। फिर भी आप लोगों ने इतना मेरे को सम्मान दिया है, और ये जो पूरे विश्व में आर्य समाज सरस्वती दयानंद जी का संदेश लेके, भारत का संदेश लेके ये सब कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमारे मित्र सुरेंद्र भाई और संतगण और सभी गेस्ट। मैं एक छोटा सा गांव का छोटा सा व्यापारी हूँ, लेकिन भगवान की विशेष कृपा से मैंने जल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए भारत देश और आचार्य जी ज़्यादा हमको मोटिवेट और प्रमोट करते हैं। हम ये ही मैं तो अपना व्यक्तिगत मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि भाई ये राष्ट्र के लिए हम सब मिलके
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वारसाई में पैसा देके जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारी संस्कृति कैसे देके जावे। आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लांटेशन का और पानी का, और ये हमारी संस्कृति मेरे को परफेक्ट और कंफर्म मालूम है। अपने प्रधानमंत्री जी अपने देश में संस्कृति को देखने आवे, ऐसा टूरिज्म करना चाहता है कि दुनिया का कोई भी आदमी इधर अपने भारत में आवे। हमारी ये टूरिस्ट संस्कृति को टूरिस्ट के पर्पस पर प्रमोट करते हैं। इसमें हम सब मिलके भारत को कैसे मजबूत करें, पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और हम भूल गए हैं। हमको याद दिलाना पड़ता है कि हमारा भोजन क्या है, हमारी भूषा क्या है, हमारा भजन क्या है, हमारे को कैसे जीना चाहिए। ये सब के बीच में आपका जो ये आयोजन है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत यादगार रहेगा। इतना सारा मेहनत करके आपने दिल्ली के बीच में ये सबको मैसेज दिया है, इसके लिए खूब खूब अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय सब्जी भाई ढोलकिया जी। आपका सहयोग, आपका समर्थन वैदिक धर्म आर्य समाज के साथ हमेशा बना रहे। और आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा था कि मंच पर आएं, पर भ्राता तुल्य भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनका भी मैं हम सभी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब। तो हमने आचार्य जी से विशेष निवेदन किया था, उनका कार्य और समय बहुत ज़्यादा व्यस्त था, पर आचार्य जी थोड़ा सा समय निकाल करके पहला जो समय का स्लॉट है उन्होंने हमको दिया है आज। तो आचार्य जी को अभी यहाँ से एक तो आचार्य जी को अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनको पूरे जो प्रांगण है इसका मुआयना भी करना है। और सब्जी भाई जी हमारी जो एक प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद जो एक बड़ा यज्ञ होने वाला है उसमें भी दोनों महानुभाव और हमारे आदरणीय आर्य जी उसमें भाग लेने वाले हैं। तो अभी आचार्य जी, सब्जी भाई जी और SK आर्य जी यहाँ से विदाई लेंगे। हमारा सत्र चलता रहेगा और सत्र के बाद हम भी बाद में जाएंगे, पर अभी आचार्य जी और आर्य जी और सब्जी भाई जी जब विदाई ले रहे हैं उनको हम खड़े होकर के उनका स्वागत करते हुए उनको विदाई देंगे यहाँ से, और हमारा सत्र के लिए हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद आर्य जी, धन्यवाद भाई ढोलकिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारे लगा करके उत्साह को भी बढ़ाना है और फिर वापस बैठ भी जाएंगे जब आचार्य चले जाएं। जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। देश की रक्षा कौन करेगा, विश्व की रक्षा कौन करेगा। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है, आर्य समाज है जी, आर्य समाज है। तो अगली जो दो टॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली आदरणीय आचार्य आशीष दर्शनाचार्य जी द्वारा, जो स्वयं एक साधक हैं। ही इज ए स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर and a big inspiration behind this vision of Arya Samaj that we are talking about for 2050 and beyond. So Acharya Ashish ji is serving as Acharya at Atmonnati Center in Jind, Haryana. And I'm going to invite him to discuss with us and give an inspiration to us about
one of the pillars of the Vision 2050 of Arya Samaj is about education and training. आर्य समाज के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, इस बात पर आचार्य आशीष जी प्रकाश डालेंगे। तो मेरा निवेदन है आचार्य आशीष जी से, आप कृपया पधारेंगे और इस विषय पर अपने विचार को रखेंगे। आदरणीय आचार्य आशीष जी। एक बार करतल ध्वनि से आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन इस मंच से हम करेंगे। दूर दूर देशों से आए सभी आर्य महानुभाव और ये हमारा ग्लोबल आर्य फैमिली, आप सबका अपने आपके भारत देश में स्वागत करता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग एक बार ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। सीधे बैठ सकेंगे तो अवश्य बैठ जाएं। परम पिता परमेश्वर जो यहाँ पर सर्वत्र विराजमान हैं, उनकी इस विराजमानता में, उनकी विटनेस में हम सब मिलकर ओम बोलेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओ इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य शीतल जी, अन्य उपस्थित सभी विद्वज्जन, अधिकारीगण, समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति एवं प्यारे मित्रों, आर्य समाज का भविष्य जिसको लेकर के ये सेशन आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि आर्य समाज किस प्रकार से अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग को यूथ और कम्युनिटी के बीच में आगे लेकर के आए, जिससे 2050 और उसके बियॉन्ड हमारा बहुत सुंदर फ्यूचर बने, बहुत सुंदर भविष्य बने। हमारे पास यंग जनरेशन हो, युवा पीढ़ी हो और उसके साथ हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे धर्म प्रचारक हों जो विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं में ग्लोबल लेवल पर वो वैदिक संदेश को समाज में, राष्ट्र में, विश्व में दे सकें। तो उसके लिए एक यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस सेशन में। यूथ और कम्युनिटी, इसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम बनाएं, इन शॉर्ट मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग बहुत अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। डिफरेंट कंट्रीज में निश्चित रूप से आप अपने ढंग से बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो सकता है कहीं हमारी हेल्प कर पाए। तो यूथ को तैयार करना है, कम्युनिटीज को तैयार करना है, तो मैं जो पहली बात समझ पाता हूं कि वो जो तैयारी है वो बड़ों को तैयार करने से ही संभव है। एक युवा का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण तब अच्छी प्रकार से हो सकता है जब सबसे पहले पेरेंट्स का निर्माण किया जाए।
और इसी प्रकार से बच्चा जिन स्कूल्स में लर्निंग के लिए जाता है, स्पेशली ऐसे स्कूल्स जिनको आर्य समाज जिनको कंडक्ट करता है, आर्य समाज जिनका नेतृत्व कर रहा है, यदि हम गहराई से देखें तो हमें बहुत प्राउड की फीलिंग होती है और हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं कि हजारों आर्य समाजों के स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, यूथ हैं। आर्य समाज के पास यूथ नहीं है ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। आज आर्य समाज के जितने स्कूल चल रहे हैं, जितने कॉलेजेस चल रहे हैं, और इसके साथ साथ आज आर्य समाज के विशेष रूप से भारत के अंदर जितने गुरुकुल्स चल रहे हैं, उनकी जो संख्या है बहुत प्रेरणास्पद है। मैं कहूं कि लाखों की संख्या में हमारे पास बच्चे हैं, लाखों की संख्या में हमारे पास यूथ है। बात इस चीज को प्लान करने की है कि हम सिस्टमैटिक ढंग से उन पर कैसे काम करें। बात है प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी की और मैनेजमेंट की। देखिए, हम सभी, आप सभी अपने बच्चों को घर में बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार एक बहुत बड़ा चैलेंज आप फेस करते हैं कि जब बच्चा घर के अंदर हर चीज पर आप जो कुछ भी उसे आर्य समाज से संबंधित बताना चाहते हैं, वैदिक धर्म से संबंधित बताना चाहते हैं, ईश्वर से संबंधित बताना चाहते हैं, हर चीज पर बच्चे के नेचुरल क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों है, 3 व्हाइज और हाउस और हाउ एंड ये सारे क्वेश्चन जो बच्चा आपसे करता है, कई बार जब पेरेंट्स इन क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर्स बच्चे को देने के लिए इनकेपेबल फील करते हैं, तब बच्चा, हम स्वयं चाहते हुए भी अपने बच्चे को सत्य के साथ नहीं जोड़ पा रहे होते। तो इसके लिए मेरे विचार से हमें एक बहुत कठिन प्रोजेक्ट पर काम करना है। वो शायद सबसे कठिन प्रोजेक्ट है क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट पर उतना अधिक फोकस नहीं हो पा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है कि जो पेरेंट्स हैं, जो यंग कपल्स हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं और जो बड़े भी हैं, उनके लिए हमें वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, उनको हमें तैयार करना चाहिए। जब तक हम माता पिता, हम बड़े घर में रहने वाले तैयार नहीं होंगे, अपने बच्चों को सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स नहीं दे पाएंगे, अच्छे से उन्हें गाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये सोचें कि बच्चे को आर्य समाज बना देगा, बच्चे को कोई स्कूल बना देगा, वो मुझे कठिन लगता है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट के सामने ये कुछ सुझाव रख रहा हूं कि हमें बहुत जल्दी पेरेंट्स की एजुकेशन के लिए फोकस करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी चाहिए। और वो जो ट्रेनिंग है वो केवल ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। मेरा भी और आपका भी लंबा समय दोनों चीजों को कंपेयर करने में हो चुका होगा, ऑनलाइन लर्निंग और जो फिजिकल, जो फेस टू फेस जब चीजें सिखाई जाती हैं, मुझे लगता है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं, हमारी समाज में जो कपल्स आ रहे हैं, उनको हम फिजिकली, उनको वहां पर सेशंस ऑर्गेनाइज करके उनको एक छोटे से ट्रेनर के रूप में डेवलप करें। इसी प्रकार से आर्य समाज के जो स्कूल्स चल रहे हैं, हजारों की संख्या में स्कूल्स चल रहे हैं, डीएवी स्कूल्स हैं, डीएवी कॉलेजेस हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, यूथ हैं। वहां पर जो हमारे टीचर्स हैं, आप लोग भी काफी कुछ जानते हैं, वहां पर जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हजारों की संख्या में। यदि उन टीचर्स को भी हम फोकस होकर के ट्रेन करें, उनके लिए हम रिट्रीट स्पेशली ऑर्गेनाइज करें और उनको विदाउट, जिसे कहते हैं, उनको कोई भी लीव
विदाउट, जिसे कहते हैं कोई सैलरी उनकी हम ना काटें और उनको लीव दे करके हम छोटे छोटे कैंप्स में लेकर जाएं, छोटे छोटे रिट्रीट्स और वर्कशॉप्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करें और ये टारगेट करें कि हमारे जो स्कूलों और कॉलेजेस के जो टीचर हैं उनको हम वैदिक लर्निंग में ट्रेन करके ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम उन्हें कैपेबल बनाएं। तो मेरे विचार से पेरेंट्स और टीचर्स, इन पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। आज भी हम कर रहे होंगे, लेकिन शायद और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं आपसे भी आपका अनुभव, मैं आपके अनुभव की भी कीमत समझता हुआ मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे भी आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है। तो कई देशों में काम करने का जो कुछ मेरे पास अनुभव है, कई फैमिलीज में एक चीज मैंने सब आप सबकी कृपा से, सहयोग से प्रारंभ कराने का प्रयास किया। देखिए, घरों के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, यदि हम उनको कोई ऐसी किताब दें कि जिस किताब को वो खुद पढ़कर, उसका पहला चैप्टर खुद पढ़कर अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, अपने कजिन को स्टोरीज के माध्यम से खुद वैदिक धर्म समझा सकें। आप में से कितने लोगों ने द फॉस्टरिंग वैदिक वैल्यूज इस किताब का नाम सुना हुआ है? फॉस्टरिंग वैदिक वैल्यूज, आप में से कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना हुआ है? देखिए, बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। फॉस्टरिंग वैदिक वैल्यूज एक बहुत अच्छी किताब है जो भारत और अमेरिका ने मिलकर, चेन्नई आर्य समाज और ह्यूस्टन और सारी जो पूरी टीम है, उन सब ने मिलकर ये 10 वॉल्यूम्स में बहुत अच्छी किताब डिजाइन की है। तो मैं एक प्रयास करता हूं कि घरों के अंदर जब जाता हूं तो किसी बड़े बच्चे को जो 9th में है, जो 10th में है, उनको जो पहला जो इस किताब का जो वॉल्यूम है उससे कनेक्ट करता हूं और उनसे पूछता हूं कि ये बेटी आप फर्स्ट पेज पढ़ना, सेकंड इसका चैप्टर देखना, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टोरीज के माध्यम से वहां पर वैदिक प्रिंसिपल्स को समझाया गया है, तो बोलते हैं ये इजी है, हमें समझ में आ रहा है। वहीं पर मैं उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करता हूं और ईश्वर की कृपा से कई ऐसे बच्चे कनेक्ट हुए कि जब उनको इंस्पायर करता हूं कि ये चैप्टर आप अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को, अपने कजिन को, 2 बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। और आप इस बात को समझते हैं कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं, आज के जो यंग मॉडर्न बच्चे हैं, आपको ये पता है वो बुद्धि से कहीं कमजोर नहीं है। उनके पास बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से वो बातों को डिस्कस कर लेते हैं, लॉजिकल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे कई परिवारों को मैं जानता हूं, ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने, बड़े बच्चे ने घर में ही छोटे बच्चों को या आसपास के कुछ अपने फ्रेंड्स को जोड़कर कुछ बच्चों को उसने स्वयं ही पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, जब हम बच्चों को कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊं, तो बच्चे कई बार भागते हैं, क्योंकि यदि सिखाने वाला उन्हें इंगेज करने की कैपेबिलिटी का नहीं होता तो बच्चे कई बार कनेक्ट नहीं करते। एक मैच्योर बच्चे को जो 9th 10th का है, उसको यदि आप बिल्कुल इजी सी बुक दे रहे हैं और आप उसको यदि कन्विंस कर लेते हैं कि इस बुक को आपको अपने भाई को पढ़ाना है, तो वो उसके लिए, उसको अच्छा लगता है कि इसे मुझे अपने भाई को पढ़ाना है या अपनी कजिन सिस्टर को पढ़ाना है। और जैसे ही हमारा 9th 10th का बड़ा बच्चा जब छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है, तो बताइए वो अपने आप एक टीचर के रूप में, ट्रेनर के रूप में बहुत इजी ढंग से डेवलप होना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? बहुत इजी ढंग से होना शुरू हो जाता है। तो एक तो मेरा सुझाव है कि जो अपने घर में, जो आपके पास थोड़े से 15-16 इयर्स के एज के, इवन 14 इयर्स का एज का भी यदि बच्चा है, तो उसको आप द फॉस्टरिंग वैदिक वैल्यूज इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम उसके लिए अरेंज करें और उसे इंस्पायर करें कि वो अपने छोटे भाई बहन, कजिन या किसी छोटे बच्चों को ये पढ़ाना शुरू करें और उसको थोड़ा सा आप मोटिवेट करें, तो उसका ये पढ़ाना ही उसको एक फ्यूचर का ट्रेनर बना देगा। अगली चीज, जो बड़े बच्चे हैं,
जो बड़े बच्चे हैं, बड़ों बच्चों के लिए हमें विशेष रूप से कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं। मुझे ये आपको बताते हुए एक हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इसी क्रम में एक 4 इयर्स का प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 3 इयर्स हिंदी और संस्कृत में है और जो 4th ईयर है वो पूरा इंग्लिश में है। तो ऐसे कई युवा नए बच्चे भी मिल जाते हैं, हमें तो मिले हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे मिले हैं, जिनमें MBBS डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें जनरल मैनेजर्स हैं, और वो जो बच्चे हैं हमारे पास वो 18 इयर्स से 40 इयर्स की एज के हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो 4 इयर्स की अपने जॉब से लीव लेकर के भी आ गए। काम यदि हम करना चाहते हैं तो ईश्वर रास्ता बनाते हैं, रास्ते बनते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, जो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जो बहुत कंफर्टेबल हैं लैंग्वेजेस में, उनको लेकर के एक हमें कोई प्रोग्राम और भी कहीं चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से 4 इयर्स तो बहुत अधिक होते हैं। उसके बाद हम सबको कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी प्रयत्न करना होता है। तो अभी हम लोग 2 मंथ्स का कोर्स चला रहे हैं यूथ के लिए। यही एज ग्रुप है 18 से 14 का, और इसी एज ग्रुप में 2 महीने में कोशिश करने का हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें एक ट्रेनर के रूप में उनको भी डेवलप करने का कुछ प्रयास कर सकें। तो ये केवल एग्जाम्पल्स देने का मतलब क्या है कि इसी प्रकार से हम 60 डेज का या 45 डेज का या 15 डेज का कुछ हमें अपने समाजों में, अपने देशों में विशेष रूप से फोकस करना है कि हमें सबसे कठिन काम को करना है। और सबसे कठिन काम क्या है? जो यंग जनरेशन है उसको इकट्ठा करना, उसको कन्विंस करना, मोटिवेट करना और उसको सिखाना, और इन पर्सन टीच करना। इन पर्सन सिखाने से जीवन बन जाता है। ऑनलाइन भी अच्छा है, सपोर्टिव है, लेकिन उसे सपोर्ट के रूप में ही लेकर के चलें। हमें बिल्कुल फील्ड वर्क पर आना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। उस तरीके से हम सब प्रयास करते होंगे या उस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गुरुकुल्स चलते हैं, आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है। भारत के अंदर बहुत सारे गुरुकुल्स, बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, और वो संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शास्त्र परंपराओं की रक्षा उनके माध्यम से हो रही है। और उन्हीं संस्थाओं में से और थोड़ा सा फोकस होकर कि किस बैकग्राउंड का बच्चा आया हुआ है, उसके अंदर क्या कैलिबर है, उस तरीके से यदि बच्चों को अलग से सेग्रीगेट करके डिफरेंट उनकी जो भी उनके कैलिबर्स हैं उन्हें समझकर शास्त्रों को टीच करने के साथ साथ, और आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज के समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर यदि हम सब बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है। आर्य समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। बस हमें जरूरत है थोड़ा सा फोकस करने की, अपने आप को बनाने के लिए एक ट्रेनर के रूप में टीचर्स पर काम करने की, और बच्चों को लेकर योजनाएं बनाने की। और ये काम आप सब कर ही रहे हैं, और मेरे विचार से इस महोत्सव के बाद और अधिक हम एक प्लान वे में इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। तो ये कुछ मैंने निवेदन आपसे किए हैं। मैं पूरा घड़ी तो साथ साथ देख नहीं पाया, लेकिन शायद 15 मिनट हो चुके हैं। तो इस अवसर को देने के लिए, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सबका, आयोजकों का भी धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आशीष जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको जो सुझाव दिए हैं, वो उसकी जो नींव और जो रूट है, वो हमारी जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वहाँ से प्रेरणा लेके आए हुए हैं। लेकिन बहुत ही सटीक है कि अभी जो मॉडर्न समय में हम जी रहे हैं, वहाँ हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसलिए आचार्य जी ने हमको जो भी बताया कि हमको पेरेंट लेवल्स पर, पेरेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग करेंगे। जो हमारे पास से अभी टीचर के जो
फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और हमें अपना जो एज ग्रुप, जिसको टारगेट एज ग्रुप है हमारा, कि हम अपने चिल्ड्रन को कैसे हम ट्रेन करें और उनको एजुकेट करें, उनके तीनों के लिए उन्होंने विधाएं बताई। उसके बाद उन्होंने जो काम अभी शुरू किया है वो इंस्पिरेशन के लिए हमारे सामने रखा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आशीष जी इसके लिए। मैं अभी आचार्य शीतल जी को निमंत्रित करूंगा। वो हमारी आर्य कन्या रोजड़ की आचार्य हैं, मुख्य आचार्य हैं, और वो अभी आके हमको उनका जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे अपने साथ। आचार्य शीतल जी। ओ ओ मंच पर उपस्थित सम्माननीय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, विदेशों से और भारत से भी पधारे हुए विद्वज्जन, अतिथि महानुभाव, इससे पहले के सत्र में भी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा था इस विषय को लेकर के। अभी आचार्य जी ने भी बहुत विस्तार के साथ कई बातें बताई हैं, और जब माननीय राज्यपाल जी आए थे तब विश्रुत जी ने एक पंक्ति हमसे बुलवाई थी, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। बहुत उत्साह के साथ, और सही बात भी है। जग को जगाने के लिए जो आवश्यकता है, जो विचार है, वो हमारे पास है। पर आगे प्रश्न ये उठता है कि उस आर्य समाज को जगाने वाला कौन है? जो प्रहरी होता है उसको स्वयं जागना होता है। यदि वो सो जाए तो फिर उसके पीछे चलने वाले तो सो ही जाएंगे। जिनके पास विचार नहीं है, जिनके पास रास्ता नहीं है, उनको हम दोष नहीं दे सकते हैं। दोष तो प्रहरी का होगा। यदि समाज के अंदर, संसार के अंदर यदि हम न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी तो प्रहरी की है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि इस संसार के हम प्रहरी हैं, हमारे पास जो विज्ञान है, हमारे पास जो विधा है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुरानी परंपरा के साथ जो हमसे बिछड़ गई थी, हमको जोड़ा है और उसको संजो के हमने रखा है, तो जिम्मेदारी हमारी है कि उसको हम आगे बढ़ाएं। पिछले सम्मेलन में भी और इस सम्मेलन में भी जो विचार प्रस्तुत किए गए, उनका कुल सार निकालें तो सार ये है कि सबकी एक ही समस्या है। जब समस्या एक है तो समाधान भी एक ही होगा। जैसे कोरोना के अंदर हमने देखा, पूरे संसार के अंदर एक समस्या फैली थी तो समाधान भी एक ही था। सब अपने आप एकजुट हो गए थे। और अच्छे लोगों को तो छोड़ें, दुश्मन भी जब एक समस्या सामने आती है तो वो भी एकजुट हो जाते हैं। तो आज जो समस्या हम सुबह से सुन रहे हैं, इससे पहले के सत्र से, कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ें, आज ये प्रहरी को चिंतन करना पड़ रहा है कि मैं कैसे जागूं, मैं कैसे जागता रहूं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का जो समाधान सबसे पहले मुझे समझ में आता है, और ऋग्वेद ने भी वो दिया हुआ है। ऋग्वेद को हम ज्ञान का वेद कहते हैं। पूरा ऋग्वेद ज्ञान की बातें करके अंत में कहता है कि संगठित हो जाओ। संगठन सूक्त पड़ा है सबसे अंतिम।
और उस संगठन सूक्त का सबसे पहला शब्द है संगच्छध्वम, साथ मिलकर चलो। साथ मिलकर के चलने को ही संगठन कहते हैं। तो सबसे पहला समाधान कि हम जितने भी हैं पहले एक हो जाएं। 35 से भी ज़्यादा देश के लोग यहाँ पर आए हैं। ये संकल्प करें कि यहाँ से हम एक होकर के जाएंगे। मेरी आर्य समाज अलग काम करेगी, उनकी आर्य समाज वो जाने, वो आर्य समाज क्या करती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो पहले तो हम एक हो जाए, जितने भी एक हो सकते हैं। 2 जने एक हो सकते हैं, 2 एक होकर के जाए। 10 जने एक हो सकते हैं, 10 जने एक होकर के जाए। जो नहीं हो सकते उसकी हमको निंदा भी नहीं करनी, उसके प्रति हम एक उपेक्षा का भाव रख करके जाए। जब भी साथ में आएंगे साथ ले लेंगे, पर एक हो जाए। अगला शब्द है संवदध्वम, वाणी फिर एक हो जाएगी। जो भी हमारे संगठन ने निर्णय कर लिया सबकी सम्मति से हुआ तो ठीक, अन्यथा बहुमत से जो भी निर्णय लिया गया वही निर्णय जिस भाषा में लिया गया वही भाषा बाहर जाए। वो निर्णय मेरी इच्छा के अनुरूप आया नहीं आया, मैं गौण हूँ, वो संगठन प्रधान है। तो संगठित होकर के व्यक्तिगत स्तर पे तो सब ही काम कर रहे हैं, सब गुरुकुल काम कर रहे हैं, सब आर्य समाज काम कर रही हैं, सारे विद्वान काम कर रहे हैं, पर व्यक्तिगत कार्य का वो परिणाम नहीं आता जो एक संगठित रूप में कार्य किया जाता है और उसका जो परिणाम आता है। तो हमारे सबकी समस्या यही है। जब पूर्व सूत्र में भी सत्र में कहा था, उस आर्य समाज में ऐसा होता है, वो आर्य समाज में ऐसा होता है, वो आर्य समाज हमारी तो है, मेरी आर्य समाज है, हम एक हो जाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी भी अपने समय में विधर्मियों को, जो आर्य समाज वैदिक परंपरा को 100% पालन नहीं करते थे और जो अब्राह्मिक मत हैं उनको भी सबको एक ही निवेदन किया था कि जो भी हमारे में मतभेद हैं उनको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, और जो हम सब में एक मत हैं, जिन सब पर हम एक हो सकते हैं, उसको लेकर के एक बार इकट्ठे बैठें, बातचीत करें, किसी क्रियाकलाप को हम आरंभ करें। अपने आप जब हम तो एक ही मत के अनुयायी हैं, हमारा एक ही रास्ता है, एक ही मिशन है, एक ही हमारे गुरु हैं, एक ही हमारी विचारधारा है, तो हमको तो एक होने में समस्या नहीं होनी चाहिए, सहजता से एक हो जाना चाहिए। और यही आज की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पे आज कोई कार्यक्रम मैंने आरंभ किया, पर उसको आगे बढ़ाएगा कौन? पीछे भी तो कई कार्यक्रम आरंभ हुए हैं जो आज हम तक पहुँचे, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वो तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम संगठित नहीं होंगे। सबसे पहली आवश्यकता कि इस कार्यक्रम में जब हम आए हैं, 35 देशों के लोग आए हैं, भारत के मिले, विदेश के मिले, जो भी मिल जाए, एक हो करके जाए, एक संगठन बना करके जाए और बैठ करके मीटिंग करें कि हमारे बहुत सारे विचार आ गए हैं कि हमको आगे क्या करना है। इससे अतिरिक्त और वो कोई विचार आने की न संभावना है न आवश्यकता है। बस इतनी आवश्यकता है कि मिल करके इस काम को करें जो विचार हमारे सामने आए। दूसरी बात कहने की मेरी इच्छा है, आचार्य जी ने बहुत सारे विकल्प दिए हैं, बहुत समसामयिक हैं, उनका पालन होना ही चाहिए। पर गुजराती में एक कहावत है, सुधीर भाई जी उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कुआं में होय तो हवाड़ा में आवे, अर्थात कुएं में होगा तो टंकी में आएगा, कुआं खाली है तो टंकी तो खाली ही रहनी है। कुएं में होगा तो संभावना होगी कि टंकी में आए, इसलिए कुएं को पहले साफ करना होगा, कुएं को पहले शिक्षित करना होगा। और कुएं से मेरा तात्पर्य है उन गृहस्थियों से जो गृहस्थ, और उन बच्चों से या तो युवाओं से जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं या तो गृहस्थ में पद रख चुके हैं और अभी संतान निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। वहीं से शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो रास्ता दिखाया है पर्याप्त है। जैसा कविता जी ने हमारी बीच में बात रखी थी, गर्भाधान से लेकर के हम सजग हो जाएं। युवाओं को हम गर्भाधान से लेकर के सजग करें। पुंसवन क्यों करना है, समयंत नयन का क्या अर्थ है,
और जात कर्म और बच्चे के जन्म के बाद से लेकर के 3 वर्ष तक का जो समय है, यदि उस समय को हमने संभाल लिया तो आज युवाओं की जो चिंता हमको करनी पड़ रही है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। वो युवा फिर हमको ही जगाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मेरी दृष्टि में है, संगठन के बाद उन युवाओं को, उन युवतियों को, उन कपल्स को हम प्रेरित करें कि बच्चे का निर्माण कैसे करना है। उसके बिना आज के युवा को तो जागृत करना ही करना है, पर वो तो पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर पानी डालने की सी बात है। हम उन कपल्स को भी सबसे पहला हमारा फोकस उन पे रहे। बहुत विज्ञान है 4 संस्कार के अंतर्गत, और ये 4 संस्कार ही बालक के निर्माण के लिए, जिसको वेद ने कहा है कि जनय दैव्यम जन्म, वो इसी के बिना संभव ही नहीं है जब तक ये 4 संस्कार न हो जाए। और माँ को बताना है कि भाई माँ तेरा महत्व क्या है। नौकरी धंधा भी गौण है माँ के महत्व के आगे। जो एक युवती आज पैसे के पीछे भाग रही है, उसको पता नहीं है कि माँ का कर्तव्य क्या है, माँ की जो पदवी है वो क्या है, माँ का जो दायित्व है वो क्या है। समस्त संसार का निर्माण करने की सामर्थ्य जिस युवती में है, वो युवती आज पैसों के पीछे भागी जा रही है। उसको पता नहीं है कि उसकी सामर्थ्य क्या है। युवतियों को जागृत करें। तो ये जो कार्य यदि हो जाएंगे तो एक फाउंडेशन जो है वो स्थिर बनेगा। वर्तमान में जो आचार्य जी ने बातें रखी वो तो चाहिए ही चाहिए, वो वर्तमान के जो युवा हैं, वर्तमान के जो बच्चे हैं उनके लिए। पर यदि इसको हम लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो संगठन सबसे पहली आवश्यकता है। उसके बाद वो युवा जो अब गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं या गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं, बच्चों के निर्माण के लिए वो किस तरह से आगे बढ़े, वो बहुत बड़े स्तर पे हम वहाँ पर काम करें एक एक युवा को। और ये तो स्वाभाविक है ही कि उनके निर्माण के लिए जो भी विद्वान होंगे, जो भी पुरोहित होंगे, वो भी व्यवस्थित, उनके पास विज्ञान होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। जो स्वामी जी हमको दे के गए हैं कि संस्कार की ये क्रिया, जैसे सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर खिचड़ी खिलाई जाती, क्यों खिलाते हैं? सीमंतोन्नयन संस्कार के अंदर घृत के अंदर माता का मुंह दिखाया जाता है, क्यों दिखाते हैं? पति पत्नी से पूछता है किम पश्यसि, और पत्नी जवाब देती है प्रजाम पश्यामि। इसका मतलब क्या है? बस इतना ही सीमंतोन्नयन संस्कार है, पर इसके पीछे पूरा साइंस है। और ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है वो खिचड़ी के अंदर छिपा हुआ है, पर वो हमको पता नहीं है कि खिचड़ी का और मस्तिष्क का संबंध क्या है। तो पुरोहितों को भी ट्रेनिंग देनी होगी कि भाई संस्कार करवाएं तो साइंटिफिक तरीका जो संस्कार का है, एक एक मंत्र महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने यूं ही विनय योग नहीं किया है, तो वो मंत्रों के अर्थ हमको पता हो, उस पद्धति का हमको पता, और इसी समय पे की जा रही है तो कुछ तो मतलब होगा। इसी समय पे किया जा रहा है तो उस समय के साथ कैसे रिलेट करती है, ये सारा पुरोहित को भी, आचार्य को भी, जो भी प्रचार क्षेत्र में उतरता है उसको भी बहुत अच्छे तरह से पता होना चाहिए। और तीसरी बात भाषा की, जब हम पूरे दुनिया की बात करते हैं तो भाषा एक महत्वपूर्ण साधन होता है, माध्यम होता है। और ये जितना हम कम्युनिकेट कर पाएँ वो उतना बहुत ही अच्छा है, पर नहीं कर पाएँ तो अभी हमारे पास डिवाइस भी रहती हैं कि एक व्यक्ति एक भाषा में बोलता है, सामने वाला अपनी भाषा में सुन सकता है। उन डिवाइस का प्रयोग करें, कई सारे विद्वान इस माध्यम से जुड़ जाएंगे और अपने स्थान पर बैठे बैठे भी बहुत सारा हमको प्रेरणा आदि दे सकते हैं। ये अलग बात है कि आमने सामने का जो प्रभाव है उसका तो कोई सानी नहीं है, पर आमने सामने के लिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड विद्वान हैं जो विदेश में भी जा सके, वीज़ा की भी समस्या रहती है और भाषा की भी समस्या रहती है, तो इन माध्यमों का भी हम प्रयोग करें और कोशिश करें कि हम अपने युवा वर्ग, जो नए बच्चों को आगे निर्माण करने वाला है, वो मूल में ही जो भूल हो रही है उस भूल का हम सुधार करें। और संगठित हुए बिना ये समस्या का कोई समाधान नहीं है, वो तात्कालिक है। एक दिन, एक साल, 10 वर्ष, एक पीढ़ी, इसके आगे जो स्थिति आज बनी है वही स्थिति आगे भी बनती रहेगी। हमारे संसाधन बहुत सारे हमारे पास हैं पर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, सदुपयोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पीढ़ियां तैयार नहीं हो रही है। और जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, चौथी बात, वो माता पिता को अनुकरण करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले माता पिता उस तरह से जीवन जिए घर के अंदर,
फिर बच्चों को कुछ कहने की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप ही उस बात को स्वीकार करने लग जाएगा। आवश्यकता है, माता पिता तो बच्चे को भेज देते हैं, बच्चा क्लास में चला जा, बेटा ये पढ़ ले वो पढ़ ले, माता पिता सुबह उठ नहीं पाते हैं। भारत में तो मैं देखती हूँ, विदेशों का मुझे पता नहीं है, कि बच्चे से चाहते हैं बच्चा सुधर जाए, पर खुद को सुधरने की बात आती है तो माता पिता कह रहे मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे रात को देर हो गई, बहाने से कम नहीं चलेगा। हम भी गुरुकुल में पढ़ाते हैं तो बच्चे को हम तब जगाते हैं जब हम पहले जगते हैं। वही बच्चे जो घर में आपकी नहीं सुनते, गुरुकुल में आके सुनने लग जाते हैं। कारण, क्योंकि वहाँ आचार्य वही काम करता है जो बच्चों से वो करवाना चाहता है। यूं ही बच्चे नहीं सुनते हैं, वो चाहे 1 साल का हो, 10 साल का हो, चाहे 20-25 साल का हो, पढ़ रहा है तो वो बच्चा ही है, और वो पढ़ाने वाले को ही फॉलो करेगा, उसको देखेगा, उसकी बात को बाद में सुनेगा। तो वो करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो माता पिता को भी वो आचरण करना पड़ेगा जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो ये 4 बातें मैं कहना चाहती थी। पहली, संगठन की। दूसरी, कुएं को हम सुधारें, उन युवक युवतियों को प्रेरणा करें, और वो जो 4 संस्कार, ज़्यादा नहीं तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और जात कर्म, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और बच्चे के जन्म के बाद से लेकर के जो 3 वर्ष का काल है, तब तक माँ को भी पता हो कि माँ की भूमिका क्या है। ये माँ को भी, एक युवती को बताएं कि कितनी उसमें सामर्थ्य है। वेद ने कहा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ब्रह्मा का तात्पर्य ये होता है कि वो निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है, जहाँ कमी है उसकी पूर्ति करती है। सारा दायित्व यज्ञ का ब्रह्मा के सिर पर होता है। तो जब ईश्वर कह रहा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, उसका मतलब है कि समस्त संसार का दायित्व उस स्त्री पे है, उस युवती पे है जो नए बच्चे को जन्म देगी। और तब तक ही उसका ये ब्रह्मत्व काम करता है जब तक कि बच्चे की डिलीवरी नहीं होती। उसके बाद उसके ब्रह्मत्व का इतना प्रभाव नहीं है जितना वो 9-10 महीने के अंदर है। तो इस युवती को भी हमको प्रेरित करना है, जागृत करना है, और पुरोहितों को भी प्रशिक्षित करना है वर्तमान की जो पीढ़ी है उसके अनुसार, और माता पिता को भी वही आचरण करना है जो बच्चे को वो देना चाहते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और मुझे यहाँ पर मंच पर बोलने के लिए जो समय दिया है आप लोगों ने और शांति से मुझे सुना है, उसके लिए भी मैं हृदय से आप लोगों की आभारी हूँ। ओम शांति। आचार्य शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सटीक वे से हमारे जो 2 पिलर हैं, जिनको मैंने पहले लिम्ब का नाम देने का प्रयत्न किया था, शायद मुझे जितना समझ में आ रहा है वैसे आपने गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो दोनों को मिक्स करके 4 एजेंडा पॉइंट्स में बहुत ही अच्छी तरह से कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे आदरणीय राजेंद्र सैनी जी फ्रॉम केनिया। राजेंद्र सैनी जी। मुझे लगता है हाफ से ज़्यादा है, चलेगा। वो ऐसे बस ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ से ऐसे रहेंगे ना, फेस भी दिख जाएगा। ये कनेक्ट कर बस। थोड़ा आगे करना, इसको थोड़ा चेंज कर दो, ज़्यादा है। भाइयों बहनों,
हम यूथ का सेशन चला रहे हैं। कितने यूथ बाकी हैं इधर? 30 के अंडर कितने लोग हैं? इसीलिए मैंने अपनी जो टॉक रखी थी उसका टाइटल रखा है अ बॉटम अप जर्नी ऑफ लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग टुगेदर। हम अकेले यूथ को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्या करना चाहिए। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन that we are discussing youth and no youth are present. So I deliberately entitled this a bottom-up journey. Why does this session matter? We all have been talking youth and community are lifeblood of Arya Samaj. Without youth engagement, any organization, however noble we may be, becomes a legacy rather than a living movement. I am not an expert in India, so I will not speak on behalf of India, but across the world, Arya Samaj faces a generational disconnect. Attendance in our satsangs is dropping. Participation is thinning, and the sense of belonging is fading among the younger generation. Yet the values of Arya Samaj, truth, equality, reason, education, women's empowerment, and universalism are exactly what the modern world craves for. So really the challenge is not relevance, but presentation and connection. So hence this session seeks to listen first, not prescribe. It is a shift from telling youth what to do, but to understand what youth feel and want, and then co-creating the path forward. For decades, even today, elders and leaders have designed programs for youth. Few have been designed by youth themselves. This approach up to now hasn't sustained engagement because it doesn't resonate with realities of the youth, digital life, global exposure, mental health, career pressures, social activism, materialism. After the New York Sammelan, we were tasked with developing a questionnaire, which we did. It is ready, but follow-up action from the New York Sammelan was practically nil. So we've been holding on to that questionnaire, though Swamiji and I have made it ready. This questionnaire was created as a tool for listening, to hear youth voices directly without interpretation or assumption. And we will discuss this in detail when we have the proper discussion in 1 or 2 days' time, which is also not the right way of going, but that's beyond us. Once we gather responses globally, we can identify common themes and design a youth action plan that is authentic, inclusive, and youth-driven. In this questionnaire, I just want to give you a little bit glimpse. We explore 5 areas: attendance and participation, how often youth attend our satsangs and what motivates them or discourages them. We ask questions on teaching and spirituality, whether they connect with Arya Samaj philosophy or find it abstract. How about our events? Which parts of the Havan
or meetings they enjoy or find disengaging? Do they feel included in our social and cultural connections? Are they supported and connected to peers? Suggestions and preference. What new activities or formats would youth like? These questions aim to uncover why many youth attend irregularly or stop participating, not from indifference, but from lack of relevance and emotional connection. What do we expect from this questionnaire? You can guess. Events are too long or formal. Our satsangs are focused on ritual rather than interaction. Sermons are repetitive, while discussions on modern and contemporary issues are rare. Youth seek pragmatic learning, camps, surveys, music, meaningful social projects. They want mentorship. They don't want preaching. Nobody wants bhashans any longer. Guidance on careers, ethics, life balance. They desire an inclusive, welcoming environment where their voices matter. They are not rejecting Arya Samaj values. They are asking for a modern doorway into them. So the next phase should be co-creation, youth and elders as partners. Elders provide wisdom, experience and guidance. Youth bring creativity, energy and a new digital understanding of the world. Together, they can design a model that keeps Arya Samaj both rooted in Vedic truth and relevant to modern times. It is pointless standing here and prescribing what the youth should do without their participation. In practical terms, what do we need? Youth dialogue forums, monthly, hybrid, online, youth-led project teams. Let them lead. And we need annual conferences for the youth. Again, I talked a little bit in the afternoon. What can we learn from yoga or Hare Krishna? Why did they become so popular amongst the youth, amongst non-Hindus? Why? Because they built community spaces where people feel joy, belonging, and purpose. They offered experience, community, and belonging, not just ideology. They present ancient wisdom in joyful, accessible, and emotionally engaging ways. They have charismatic communicators and leaders who present ancient wisdom in modern language. They have branding, which we don't have, chanting, attire, simple rituals, ancient online presence. Arya Samaj, in contrast, though intellectually strong, has stayed largely intellectual and reformist, appealing to the mind, but not always to the heart. To thrive globally, we must translate our universal message into practical, emotional, and accessible forms. Just to give you a few ideas for revival and engagement, I mean, again, this may not be a problem in India, but it's definitely a problem in our part of the world. Arya Samaj must move beyond its four walls and engage the community at large. We need universally appealing outreach. Arya Samaj equivalents of yoga or meditation, Vedic wellness, truth circles, or ethical living camps and service programs. We have to promote music and arts,
Vedic fusion bhajans, concerts, poetry, theatre. You can see the same bhajans which we sing, sitting down, no clapping, and some of these other organizations like Hare Krishna, Rama, they are standing, singing, joyfully enjoying themselves. Why? Why can't we do that? Why are we so adamant on the way we need to conduct our satsangs? We need to launch digital storytelling, short reels, podcasts, animations explaining Vedic truth. Youth want short messages. They do not want long bhashans. We have to build youth service programs, link Arya values to global causes like education, environment, equality. We cannot just walk to UN if we do not connect with these first. It will be impossible. I come from the UN system. I know it very well. We can introduce Arya Samaj Global Service Day involving youth everywhere in the world. So at least we feel we are doing something throughout the globe. Our outreach must include interfaith cooperation. We cannot remain isolated any longer, either amongst our own Arya Samajes or have no connections with other interfaiths. It will not work. Environmental stewardship is needed, and service, what Swamiji was talking about in the morning, showing Arya Samaj as a living, compassionate force. We need to modernize our spiritual leadership. Many of them may not like this. A key challenge is shortage of speaking English priests who can communicate effectively with global audiences and youth. Gurukul education should evolve to include English, IT, communication, comparative religion, and interfaith understanding. Simply teaching in Sanskrit is not going to work. Priests will also have to be more computer literate and social media savvy, conducting online havans, podcasts, digital discourses. Modern priests should be spiritual teachers, youth mentors, and community facilitators, bridging tradition with modern communication. To complement modern priests, we can start global youth ambassador programs, train global youth ambassadors fluent in English, Hindi, and local languages, equip them with communication, leadership, and interfaith dialogue skills, enable them to represent Arya Samaj in global youth forums, universities, and digital media platforms. We need to build a network of Aryan youth across countries, sharing ideas, collaborations, and innovations. And same thing, we connect them for service projects, online storytelling, to project Arya Samaj universal values. This youth-priest collaboration can make Arya Samaj a community-centered, globally visible, and service-oriented movement. Only then you can put your foot into the UN. We also need to repackage ourselves. Youth and the Arya way of life. We must show the youth that Arya life is not rigid. It is beautiful, it is scientific, it teaches us self-control, not suppression. It promotes truth and independent thinking. It keeps away our youth from addiction, violence, lies, and corruption. It helps to discover thyself, awakening the power of the soul. This message of Arya Samaj must be universally packaged in simple, relatable, and accessible to all seekers.
We must present Arya Samaj as a rational, ethical and universal foundation of Vedic wisdom, relevant to humanity, not just to Arya Samajis or Hindus. Why so many people from outside the world come to all the Babas here in India and start treating them as gods? Why don't they come to Arya Samaj? Ask questions yourself. So we need to repackage ourselves, our messages. We have all the wisdom, but our packaging, branding is missing. One word for the elders also. One of the speakers a few moments ago mentioned this. Elders hold the gyan, wisdom and experience that anchor our movement. This is also true for some of our priests. Youth bring the urja, the energy and creativity that renew it for the future. True continuity comes when elders guide, not guard or control. Let the younger generation lead, decide and implement, learning by doing. If they make mistake, let it be. We correct them, teach them. Okay? Elders should remain mentors and moral anchors, taking a few steps back, yet always standing beside. Wisdom should light the path, not block the way. So what is the core message? Arya Samaj youth are not its future, they are its present. The survival of our movement depends on how deeply we engage with them. Our focus must be listening, understanding, adapting and empowering. As Swami Dayanand taught us, true dharma is that which uplifts all. Upliftment today means engaging the generation that will shape tomorrow. Arya Samaj future will not be built for the youth like what we are trying to do today. It will be built with the youth. The path ahead, we will send out this questionnaire hopefully immediately after this symposium, which has been lying in our drawers for 1 year, and collect and analyze global youth responses, hold youth elder dialogues in each region, prepare a youth community action plan for the next Mahasammelan or International Youth Conference. And then in the meantime, we implement early wins. Let us organize youth camps, digital projects, mentorship circles within 1 year from the time we leave from here. So in concluding, the Vedas are internal, but every generation must rediscover them anew. Let us together, elders and youth, rediscover the Vedas in the language of today and carry forward Swami Dayanand's light into the century ahead. The Vedas exist for the welfare of all humanity, not for one sect or caste, not only for Arya Samaj. Swami Dayanand gave us the Vedas to awaken the mind. It is now our duty to awaken the hearts of the next generation and communities at large. You can read this last reflection which I put on the screen, but I would like to give 2 minutes of my time to Arya Ramaji to give us the final message in Hindi, because I know Hindi, but if I have to speak it, I will take 40 minutes. So Arya ji, this was asked in the afternoon when I talked. He said some of the people wanted to hear the message in Hindi. So quickly 2 minutes for her. सर्वप्रथम यहाँ पर सभी उपस्थित महानुभावों को और ऋषि के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने वाले सभी आर्यजनों को मेरा सादर प्रणाम कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऋषि ने अंतिम बार कहा था कि ना हम भूतकाल के बंधक हैं, ना भविष्य के प्रतिरक्षक।
प्रतीक्षक, कि ना भविष्य की प्रतीक्षा कर सकते हैं और ना ही हम भूतकाल के लिए ऐसा कि हो चुका है ऐसा सोच के हम अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। तो आज हम सभी का दायित्व है कि इस पूरी आर्य समाज, जैसा कि इससे मेरे से पूर्व जो बहन जी थी शीतल जी, उन्होंने आपको बताया था कि हमारी जो मेन समस्या है वो यही है कि हम एक दूसरे की केवल प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। वो प्रतीक्षा ना करके हम सभी का दायित्व है कि हम सभी आर्य समाज मिलकर, सभी एक परिवार होकर, जैसा हमारे वेदों में हमारे लिए बोला है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से ओतप्रोत होकर हम सभी एक दूसरे के लिए एक सहानुभूति का काम करें और मिलकर सभी सम गच्छध्वम सम वदध्वम इस भावना के साथ जब चलेंगे तो आर्य समाज का उद्देश्य निश्चित रूप से सफल होगा। और ऋषि की जो परंपरा है सम गच्छध्वम सम वदध्वम समवो बनांसी जानताम, ये हमारी निश्चित रूप से जो हमारी भावना है वो पूरी होगी। और अंतिम 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है और वेद शाश्वत हैं, हर युग में उन्हें नई दृष्टि से समझना और जीना आवश्यक है। जैसा कि आइए कठोपनिषद में कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करो। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी फॉर द टाइम। धन्यवाद राजेंद्र सैनी जी एंड बहन जी, आपने दोनों ने जो बातें सामने रखी, यहाँ आपने कंक्लूडिंग रिमार्क दिया बहन जी ने, और राजेंद्र सैनी जी ने अपने बहुत ही मेहनत करके, उन्होंने मुझे अभी बताया कि 1 साल से वो इनकी जो 2 या 3 स्पीच हैं उसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, आपकी पैशन को धन्यवाद है। और हो सकता है कि आपके विचार, आपकी मान्यताएं और यहाँ जितने सारे लोग हैं और भी हमसे ज़्यादा अधिक विद्वान, उनके साथ रह कर इनमें से जो भी वो मक्खन निकलेगा वो निश्चित रूप से, मैं राजेंद्र जी सैनी जी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये हम सब के लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक सही दिशा में सही कदम साबित होगा। सो फिर से एक बार धन्यवाद राजेंद्र सैनी जी आपका। अभी मैं अंत में इनवाइट करूँगा अपने हमारे बीच में हैं डॉक्टर रामविलास जी हैं। हाँ, डॉक्टर रामविलास जी, मैं उनके कंट्री का नाम मैं भूल रहा हूँ, बिलास, साउथ अफ्रीका से डॉक्टर रामविलास जी, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और अपना जो कंट्री रिप्रेजेंटेशन है यहाँ वो यहाँ करें 3 मिनट के लिए। धन्यवाद। Dr. Ramvilas ji is a stalwart of South Africa. He has been attending many sammelans. He has guided many of us with his wisdom and talks. And of course, now the chain of command is passed to Kiran ji, and who is leading the Arya Samaj of South Africa very successfully. But it's great to have the presence of Adarniya Shri Dr. Ramvilas ji. So we'll let you speak for a few minutes and give us his blessings. Thank you. Firstly, I just want to say to you, Vishnudhar, and the team, that we are really grateful for all the splendid, excellent organization and all the wonderful work that you have done. I think this morning was the fruit of your labor. So thank you very much. देख, हमारे जो आर्य समाज है, विशेष करके जहाँ हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश और विशेष बिहार से गए हैं, और जो बाहर विदेशों में उनका जो जब गए थे भारत से, अंग्रेज ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को एक एग्रीमेंट पर ले गए। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि या वो 5 साल रहकर काम करे और 5 साल के बाद या तो वो वापस भारत लौट जाए या वहाँ जमीन लेकर खेती बाड़ी और ये सब करे। तो बहुत रह करके तो मॉरिशस, ट्रिनिडैड, फीजी में हमारे लोग बस किए गए वहाँ। और साउथ अफ्रीका में विशेष ये है कि वहाँ के जो अफ्रीकी लोग हैं उनके साथ हमें मिलकर रहना है, क्योंकि यदि आपको पता है तो बाद में कुछ ऐसा भी ना लेकर के
इन हमारे बीच झगड़ा भी हुए है जो ठीक नहीं है। तो हम लोग जो यहाँ हमारे भविष्य का जो प्रोग्राम और कार्यक्रम ये है कि पहले एक शब्द है हमारे ईश्वर उपासना में, हम सब जानते हैं, स नः बंधुर जनिता, स नः बंधु स नः जनिता स नः विधाता। हमारे जो परमात्मा है वो हमारे बंधु है, और ये गांठ बंधन और रक्षा बंधन से ये अंग्रेजी शब्द बॉन्ड और बॉन्डिंग, बाइंडिंग बॉन्ड जो है, तो हम इसको मानते हैं। हमारे वेद में यही कहते हैं कि हमारे प्रकृति के साथ जो बंधन है इसको हमको सामने रख करके हम यही यूथ के साथ और आप तो वातावरण, पर्यावरण और सबके बारे में से वेद में तो बहुत पहले लिख चुका है कि भाई ये सृष्टि जो है जिसके हम एक भाग, एक अंश है, इसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो इसमें हमारा विनाश है। तो एक वो उबुंटू और उबु हिंदू डायलॉग है जो हमारे बीच में, क्योंकि वो जो उबुंटू का यही अर्थ है, उबुंटू, उबु हिंदू और बंधु, शब्द भी लेकर देखेंगे तो कितने समानता है। तो उसी बंधुत्व जो है उबुंटू बंधु में है, वही विचार है। तो फिर मैं चंद वक्त में जो है एक इनके जो परंपरा है उसका नाम है इम्फेफो। तो अफ्रीकी परंपरा में इम्फेफो क्या है, वो कलश जैसा बर्तन है, मिट्टी के बनाए हुए तो बर्तन है, उसमें जो सूखी हुई इम्फेफो उस पौधे का नाम है जो उसमें जलाते हैं। तो उसको जब जलाते हैं तो अफ्रीकी भाषा में वो अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसकी जो खुशबू है वो वातावरण को स्वच्छ करते हैं। बताइए यज्ञ में और इम्फेफो में क्या अंतर है? वही है। तो हम अपने जो युवक है और हमारे जो कौम है, हम एक दूसरे से ये उबुंटू उबु हिंदू डायलॉग, ये संवाद है, इसको हम जारी रख रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम बात कर सके और हमारे जो युवक है एक दूसरे के साथ मिल करके आगे जो उनके जो वैल्यू सिस्टम वो भी खो रहे हैं, वो भी ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, वो भी मुस्लिम बन रहे, तो इनको बचाने हमारी समस्या वही है। हमारे लोग भी ना ये आ करके उनको फुसला करके भटका करके तो धर्म परिवर्तन का उनका कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये हमारे सामने चुनौती है, और हम इन ऐसे ऐसे प्रोग्राम को लेकर हम बस आगे चला रहे हैं। नारायण जीवन वैदिक सेंटर में जिस स्वामी जी के बारे में आप सुन चुके हैं, मैत्री में वहाँ के जो बच्चे, अफ्रीकी बच्चे, उनको हम यज्ञ सिखाया, केवल यज्ञ नहीं परंतु यज्ञ के साथ जो मैं बता रहा था इम्फेफो जो है, और हमारे जो संस्कृति है अफ्रीकी संस्कृति और भारतीय, ये उबुंटू उबु हिंदू डायलॉग संवाद जो है, इसको लेकर के हम अपने जो कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामबिलास जी। I know we have to conclude this session, and there's going to be a big Havan Pradarshan, because I think 11,000 people are going to do the Havan. Is that today, Sudhir ji? Any idea? Because there's one big Havan presentation starting at 6 o'clock, so we have to conclude. So before we conclude, I'll invite Swami Vedanand ji for a couple of minutes for blessings, and then we'll conclude after that. The next session and the last session of this series today will start at 7:30 this evening. So this is 6 o'clock. You will go out and watch around and look at whatever else has been planned. Then have the dinner, and we'll try to be here at 7:30 for the last session of this series. With that, I'll invite Adarniya Swami Vedanand ji for the blessings. Dear Acharya Parivar, you would have heard a lot of information. You would have heard a lot about our youth, about our need to develop our youth, about the need to keep our sanskar alive, to keep our sanskar enriched with our young generation, so that we have a strong, progressive and future Arya Samaj generation. All I'm going to say is that this reality can only become a reality if each and every one of you take it, make it a part of you, and enrich your children, your grandchildren,
and your families with it. I pray to Parampita Paramatman that we are granted the strength and courage to be able to take these resolutions, take these discussions, and that we are able to inspire our young generation so that as we walk forward tomorrow, we can carry the torch of Swami Dayanandji. I ask you all to close your eyes, take a deep breath in, and let us make a commitment together that we shall take forward by inspiring our children. And more so, imbibing ourselves with the principles needed so that we become the ideal that they can reflect on. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. जो बोले सो अब है। धन्यवाद।